कि जो अथॉरिटी पर्सन होता है ना, कहीं पर भी होगा, कोई भी प्राधिकारी है, कोई भी अथॉरिटी पर्सन है, सत्ताधारी है, जैसे मान लो चाहे डीएम को आप ले लीजिए, चाहे चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, चाहे सरकार को ले लीजिए, केंद्र की सरकार, किसी भी मंत्री संतरी, जो ये सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी लोग जो है असल में समस्या को आइडेंटिफाई जो है ना, हमेशा ग्रास रूट लेवल के लोग करते हैं। इनके पास रिजॉल्व की मशीनरी है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, तो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी फेस करते हैं। लेकिन हम जब ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स उठाएंगे तो उनके पास अथॉरिटी है उसको रिजॉल्व करने की। इसलिए प्रॉब्लम्स जिसको होता है वो सलूशन को उस पैरामीटर के साथ नहीं समझना चाहता। जैसे हमें पानी नहीं मिला तो हम ये नहीं जानना चाहते कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया, मोटर खराब हो गई, हमें इससे मतलब नहीं है। आप अथॉरिटी पर्सन हैं, आप बड़ी मशीनरी हैं, आप हमारे जैसी छोटी सोच थोड़ी रखेंगे। एक टैंकर पानी भेजिए ना, अगर मशीनरी आपका वो खराब हो गया तो टैंकर से भेजिए पानी। ये रिजॉल्व है प्रॉब्लम का, और यही सलाह हम देंगे। लेकिन फिर कहेंगे कि भाई ऐसे तो हर मोहल्ले में इतने टैंकर कहाँ हैं। तो अगर हम कहेंगे नहीं टैंकर खरीदिए, तो कहेंगे इतना थोड़ी ना बजट होता है, इतना थोड़ी नहीं होता है, थोड़ी ना होता है। तो सरकारें भी, सरकारों का तक प्रॉब्लम्स को पब्लिक ही पहुंचाती है। सरकार कभी प्रॉब्लम, सरकार को कहां होती प्रॉब्लम? अभी जो ये कोई भी प्रॉब्लम्स आप ले लीजिए, जब निर्भया केस इस देश में हुआ तो प्रॉब्लम किसको थी? सरकार को थी। आप अगर आप लाल किले से लेकर के इंडिया गेट तक भीड़ इकट्ठी नहीं होते तो वो थोड़ी ना कोई जा रहे थे फास्ट ट्रैक बनाने। अभी वो एनटीए ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, अगर बच्चों ने हल्ला नहीं करेंगे तो उसको कोई थोड़ी दिक्कत है कोई? सरकार को किस बात का प्रॉब्लम? सरकार तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है ना। प्रॉब्लम होता है ग्रास रूट लेवल के लोगों को। ग्रास रूट लेवल के लोगों में चेतना कितनी है प्रॉब्लम को लेके। इसलिए रिक्स ने भी क्या किया, रिक्स ने बताया ना, क्लैट होते हैं। विकासशील देशों में क्लैट पाए जाते हैं, विकसित देशों में क्लब पाए जाते हैं। और जो फ्यूज सोसाइटियां हैं, जो हमसे भी नीचे चौथी दुनिया आप समझ लीजिए, वो सब सेक्ट्स पाए जाते हैं। सेक्ट्स, क्लैट्स, क्लब। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाएंगे, हम मैकेनिज्म अवेयरनेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है, हम स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस में होते हैं। एक यांत्रिक चेतना होती है और एक सांख्यिकी चेतना होती है। हमारे दिमाग में ये भरा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस। जबकि मैकेनिज्म अवेयरनेस ये कहता है कि पूरी बात बताइए, आप पहले सही से समझाइए। आप कहेंगे हम इतना रोजगार दिए, हम इतना गरीबों को बाहर निकाल दिए गरीबी रेखा के नीचे, ये स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस है। ये कहां चलता है? सेक्ट्स कल्चर में, क्लैट्स में, क्लब में नहीं चलता। जो बाइडेन अगर व्हाइट हाउस से बोल दे कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, तो उससे कहेंगे सवेरे तक पूरा हिसाब लिख के देना मुझे, किसको किसको रोजगार मिला है। वहां के लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्लब कल्चर के हैं। हमारे यहां एक आवाज के पीछे 1 लाख लोग पैदल चलते हैं, उनके पास आवाज नहीं होती। इसलिए हम लोग किस देश में रहते हैं? बंद आवाज के देश में। इसमें जो आवाज उठाता है वो कीमत चुकाता है। जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाई, कीमत चुकाएंगे। अन्ना हजारे आवाज उठाएंगे, कीमत चुकाएंगे। और जब सरकारें देखती हैं कि आवाज से हम इस गूंज से घिर गए हैं, तो सरकारों के पास होता है हाँ में हाँ मिलाना। जैसे किसानों ने आवाज उठाई, जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाने लायक स्थिति नहीं थी, उसके बाद वो कर लिया। ये होता है। ये लड़का जो था, क्या नाम है, बॉबी पवार, बेरोजगार संघ चला का अध्यक्ष, जब यहाँ बवाल हुआ, पहले तो उसको आपने मुकदमा, जेल, क्या क्या कर दिया। जब किरकिरी होने लगी, तब जनता की आवाज, सत्ता की आवाज से जब कुचली जाती है, जनता की आवाज से जब सत्ता की आवाज कुचलती है, तब सत्ता ठिकाने पे आती है।
विधानसभा में भी सारे शिक्षक उत्तराखंड के घेर लें, सरकार हिल जाती है, और 4 टीचर चले जाएं तो डंडे मार भगा देगी। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व सेंटर है अथॉरिटी, लेकिन प्रॉब्लम समझने वाले हैं ग्रास रूट लेवल के लोग। जैसे हम लिखते हैं, मान लिया तो हम जैसे बाढ़ की कोई भी, ये तो बड़े नॉर्मल लेख हैं, जैसे कभी हम ग्रामीण विकास पे, कभी किसी पे हम मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं की शिक्षा पे, उनके सशक्तिकरण पे ऐसे इश्यूज उठाते हैं। आई एम नॉट रिजॉल्वर पर्सन। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो अपने बीवी बच्चों का खाना खिला लो, बस इतना हमारे होश है। लेकिन इसी समाज की जो चेतनाएं हैं, यांत्रिक चेतना, जैसे हमको पता है कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग भुखमरी में, इतने लोग ये हैं, उतने लोग वो हैं, तो हम ये आगाह करेंगे। जैसे हमने कहा कि यार उधर गड्ढा है, उधर से गाड़ी मत ले जाना, हम गड्ढा पाटने नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ बताएंगे। अब आपको गाड़ी मोड़ना है तो मोड़िए, गड्ढे में गिरना गिरिए। ये होता है हम जैसे यांत्रिक चेतना के लोग हैं। हमको प्राइम मिनिस्टर अगर भाषण देकर भरमा दें तो वो उनके बस का नहीं हूं मैं। कोई भी नेता हमको प्रभावित कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई मिनिस्टर हमको अपने बाहों में लेकर के भी कहे कि साहब आप तो हमारे लिए, वो हम भी फिर भी नहीं पिघलेंगे, क्योंकि हमारी जो चेतना है उन चेतनाओं से ज्यादा मुक्त और ज्यादा परिपक्व है। यही तो खोजते हैं हम लोग। क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों उन्नत शिक्षा की बात करते हैं, क्यों शैक्षणिक वातावरण मजबूत करने की बात करते हैं, क्यों बड़ी बड़ी हम एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, क्यों दूसरों के भ्रम में आए। हाँ नहीं तो आप हमेशा प्रॉब्लम वाले लोगों को, जैसे मुझे मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ही कंधे पे हाथ रख के पुचकार दिया, अरे आप तो जानते हैं ऐसे चलता है, ऐसा होता रहता है देश में, ऐसा सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अंकिता भंडारी की मां क्यों माने? उसके लिए तो मैंने बोला था ना, हम दुनिया के लिए एक नंबर हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए, उसकी मां के लिए अंकिता भंडारी तो नंबर 1 थी ना। वो सरकार के हमें हक क्यों मिलाएगी? वो कहेगा हमें कम से कम न्याय तो दो। अगर आवाज कम है तो संगठन उठते हैं, उसकी आवाज बनते हैं। सरकार हाशिए पे आती है, घुटने पे आती है। सरकार से मोहब्बत किस लिए? नो नेवर। मोहब्बत अपने पिताजी से करिए, मां से करिए, पत्नी से करिए, बच्चों से करिए, बहन से करिए, बुआ से करिए, मामी से कीजिए, काकी से कीजिए, नानी से कीजिए, मौसी से कीजिए। सरकार से किस बात का मोहब्बत? सरकार से सवाल कीजिए और उससे कहो हमारा रोजगार कहाँ, हमारा पानी कहाँ, हमारा बिजली कहाँ है, हमारी सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, समावेशी ढांचा, विकास और सतत अवधारणा कहाँ है? आप ये गाल मत बजाइए, हमको दिखाइए, तब समझ में आएगा उसको। सत्ता की रोटी है, दोनों तरफ से सेकती है, फूलती है, खाते हैं, गबरू जवान बने हुए हैं। हम काहे मटमैला कपड़ा पहन के घूमे? हमको हमारा जवाब दो। तब मोहब्बत कहीं कीजिए, सवाल कहीं और खड़ा कीजिए। अब पिताजी ने कह दिया कि बेटा पैसा नहीं है, ये काम कल कर देंगे, अगला सवाल मत करो। उन्होंने कह दिया कि तुम मोटरसाइकिल की जिद मत करो, अभी मैं नहीं दिला सकता, आप इरादा छोड़ दो। लेकिन सरकार से सवाल उठाते रहिए। सवाल अगर सरकार के कानों पे रखेंगे नहीं तो उसके दिमाग में भूसा रहेगा हमेशा, और भूसा गोबर बनता है। बस हम तो इसी विवेचना और विचार से होते हैं, इसलिए हमको कोई सरकार प्रभावित नहीं, हम किसी के हम मिलाते ही नहीं। हमारा कहना है ये प्रॉब्लम है, आप देखिए इसको, कर सकते हैं तो आप मजबूत है, नहीं कर सकते तो आप भी मेरे जैसे ही हैं, खत्म बात होगी। भाई कोई अच्छा कपड़ा पहना है, क्या करना तुम्हारे अच्छे कपड़े का? प्रॉब्लम क्या है वो देखो। चाणक्य ने भी कहा फिजिकल अपीयरेंस से क्या करना है। एक स्मार्ट व्यक्ति आ गया लेकिन गाली देता है, तो उसके गाली पे जाएंगे कि उसके स्मार्टनेस पे जाएंगे? हाँ, एक सरकार आई है भारी भरकम, हमारा गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली कटौती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सीवर नहीं है, जाम लगा हुआ है, सड़कों पे निकलना मुश्किल है, और हम कहें सरकार बड़ी अच्छी है। इतनी बड़ी धूर्तता तो नहीं करनी चाहिए ना। और ये धूर्तता अगर कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं,
जो समाज आपको पढ़ाया लिखा है, जिसके टैक्स के पैसे से गबरू जवान बन के शिक्षा ले, हम तो ये मानते हैं कि हमको सबने पढ़ाया। मैं अपने गांव जाता हूं, एक बीमार आदमी थे, तो मैं उनके पास जैसे बुजुर्गों के साथ कभी ऐसे 1-2 दिन रहा तो थोड़ा घूम टहल के बैठता हूं, तो मेरा ये मानना है कि हम इनकी वजह से भी पढ़े। कभी स्कूल नहीं गए होंगे, कभी कोई बदतमीजी की होंगे तो डांटे जरूर होंगे, कहाँ यार क्या कर रहे हो। तो मैंने व्यक्तित्व सुधार में हम 2-4 लोगों को जानते हैं, ऐसा नहीं है, 2-4 हजार लोग कम से कम लगे होते हैं हम में। गांव का एक एक व्यक्ति जो आपसे बड़ा है ऑलमोस्ट, वो कहीं ना कहीं आपको सुधारने का, बचपन में एक आग नेवाला ही खिला दिया, खेत से जा रहे थे अमरूद ही तोड़ के दे दिया, कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा किया है वो। तो अब आप हो गए पढ़े लिखे समझदार, तो उसकी आवाज बनो। दैट इज क्लैक्स। लेकिन क्लैक्स में कहा है, फ्रेडरिक्स ने भी कहा है कि क्लैक्स क्या करते हैं, सत्ताओं के साथ समझौता कर लेते हैं। जैसे आपने देखे किसी कंपनी का जो लीडर होता है, वो कंपनी के मालिक के साथ समझौता कर लेता है, अपने फायदे में कर्मचारियों को नुकसान कर देता है। तो क्लैक्स जो है में ये दिक्कत होती है, क्लब में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्लब उसका है जो उसके पास सब अवेयरनेस है, सब तरीके का। इसलिए ठगता कौन है, किसी को बता सकते हैं? ठगते अपने लोग हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। घर कैसे ठग लेगा? जिसको हम जानते ही नहीं, हमारा जेबा कैसे काट लेगा? जो हमसे सटेगा, चिपकेगा, हमसे बतियाएगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, सीट पे बैठेगा, समोसा लाएगा, खिलाएगा, वही रात को हमारा टैची उठा के चला जाएगा। हाँ, जो अपनत्व का भाव दिखाता है वही तो हमको धोखा दे। विश्वासघात शब्द में विश्वास पहले लगा, घात बात में है। वो घात ही करता, पहले विश्वास करो फिर घात करवाओ। तो सरकारें हमको विश्वास दिला के वोट लेती हैं, बाद में कहेंगे बिजली का बिल बढ़ा देंगे, गैस सिलेंडर बढ़ा देंगे। यही तो घात है। तो आप चौकन्ना रहिए ना। आप काहे परेशान है उनके कपड़ा से, उनकी बोली भाषा से? हाँ, वो कौन सा आपका धरोहर है जो लौटाएंगे? वो तो आपको खून का कतरा सिरिंज से खींच लेंगे। ठीक है ना? तो सत्ता बड़ी, कहते हैं ना कि सत्ता मोहब्बत की चीज नहीं होती, बस इतना जान लीजिए। सत्ता मोहब्बत की नहीं होती, सत्ता मुरव्वत की नहीं होती। सत्ता के साथ समझदारी का रिश्ता होना चाहिए और सत्ता पर सवाल होना चाहिए। और वो सवाल सिर्फ निजी नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि भाई सड़कों पर बड़े जाम रहते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अकेले हम थोड़ी चल रहे हैं। उसी बहाने से, वैसे गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज गए तो गांधी को थोड़ी अकेले आजाद करके गए, सारे देश के लोग आजाद हुए। तो आवाज कुछ होंगे, मुनाफा सबका होगा। इसलिए जिसकी आवाज में दम है उसको सवाल उठाने से रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरी भाषा में उसी को कहा जाता चमचागिरी। जो सत्ता से क्या फायदा मिल सकता है, सत्ता की चमचागिरी करके पाया जा सकता है। और सत्ता से क्या समाज को दिलाया जा सकता है, सवाल उठा करके लाया जा सकता है। मीडिया ने भी दबा के चमचागिरी किया सरकार की। मतलब इतनी बेहुदा मीडिया तो अपनी जिंदगी की समझदारी में हमने देखा ही नहीं। बाल झटक झटक के, कपड़े बदल बदल के, कोट टाई लगा लगा के, सिर्फ सरकार का गुणगान गुणगान गुणगान। अजगर कभी कभी जो पालते हैं ना, अजगर खुद निकल लेता है। कुत्ता पालने वालों को उसी के अपने ही मालकिन के कुत्ता खा गया है, सुने होंगे स्टोरी ऐसे। सत्ता के साथ रहिए, बट सत्ता के साथ मुरव्वत मत कीजिए। जरूरत पड़े सवाल उठाइए, औपचारिक रिश्ता रखिए, गलवहियां मत कीजिए। हमेशा विकास, ताजा सब कुछ मिलता रहेगा। और आप सोचिए, जैसे मैं सोचूं कि मैं सत्ता के बारे में लिखूं, बड़ी तारीफ करूं, कितने साल से मैं लिख रहा हूं।
हरीश रावत के साथ मीटिंग करता था, शाम को टीवी पे बैठ उन्हीं की आलोचना करता था। आप हम जब सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो लोग हमको देखेंगे ना कि ये आदमी क्या बोल रहा है। अमित शाह जी आए थे एक बार जब अध्यक्ष थे, और सैकड़ों कटआउट एयरपोर्ट से लेकर नेहरू कॉलोनी देहरादून तक लगे थे। यही कार्यालय है तेग बहादुर रोड पे, और बड़े बड़े गेट बने थे, कटआउट लगे थे, समझ रहा ना। और बहुत टेम्पो सबका रूट बदल दिया गया। शाम को 8 बजे के लाइव डिबेट में हम थे, तो हमने कहा अमित शाह कौन है? देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन से संवैधानिक पद पे हैं? वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हम प्रयास आईएएस के अध्यक्ष हैं। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। वो तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष आएगा तो पूरा शहर आप बदल देंगे। अरे अपने पार्टी कार्यालय में जाए जिधर से गाड़ी लेके जाना हो। हमने कहा राहुल गांधी कल आएगा, कल यही करने लगे, कल केजरीवाल आने लगे, यही करने लगे। तो पब्लिक को इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं भाई? बीच डिबेट में ही चैनल को फोन आया था, थोड़ा फिर हमने बाद में हमको बोला गया कि आपने थोड़ा सीरियस उसको बोले, क्वेश्चन आपका ठीक था। हमने कहा देखो यार, जास्ती को जो है ना, जास्ती को नाजायज तरीके से सवाल मत उठाओ, लेकिन जायज तरीके से सवाल तो बनते हैं ना। अब कई लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसा करते ये फायदा मिलता है। हमने क्या फायदा मिलना? कोई फायदा वैसा कुछ नहीं होता, कोई फायदा होता ही नहीं जिंदगी में। जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम है बस। फायदा फायदा कुछ नहीं होता। जो आज का फायदा है, कल का वो फायदा समझ में ही नहीं आता। आप अच्छा बताइए, जब एमए किए थे तो आपको कैसा लगा था? आज एमए आपको कैसा लगता है? कल आपको नौकरी मिली थी तो लगा था दुनिया बदल देंगे, क्या बदल पाए आप? आज आपको लगता है प्रिंसिपल बन जाएंगे तो ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको वाइस चांसलर भी यूनिवर्सिटी का बना दे, कुछ नहीं करेंगे आप। जो हमारे पास होता है उसकी हम वैल्यू नहीं जानते, और जो हम चाहते हैं उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। बस ये फिक्रमंद का जीवन है, और यही संघर्ष में वक्त बीतता है। मैं 6 बजे से खड़ा हूं, 8 बजे तक की फिक्र है। क्लास से निकलूंगा, फिर अगले दिन की फिक्र होगी। यही फिक्र करते करते 22 साल हो गए। बाल आज काला किया हूं, इसलिए काला लग रहा होगा, ये बाल काले कर लेता हूं। बस ऐसे ही चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपने कभी गौर किया होगा, 3 महीने से ज्यादा से पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे, हम कभी दुखी नहीं रहते। आपने कभी गौर किया होगा, हम खूब मजा लेते हैं। मजा इसलिए लेते हैं कि जो हमारे पास है उसको हम इवेलुएट नहीं करते कभी। जैसे आपके पास 5 करोड़ का मकान है, आप कभी सोचेंगे नहीं मैं करोड़पति आदमी हूं, क्योंकि जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। जिनके बच्चे नहीं होते वो तो मंदिर मंदिर घूमते हैं, जिनके 3 बच्चे घूम रहे हैं वो थप्पड़ खाते हैं। हमारे पास जो होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम जाते ही नहीं वैल्यूएशन में। हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं, और यही अगली पंक्ति है, अगला कदम यही है, यही करते रहना है। आज आप प्रिंसिपल के लिए संघर्ष करिए, कल इंक्रीमेंट के लिए करिए, परसों कहिए 60 से 62 क्यों नहीं हो सकता, एज 65 क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे चलता रहेगा। एक दिन बुढ़ा उड़ा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि हम अगर पीछे का अगर देखें तो पीछे से खुश हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे पास जिसके पास माँ बाप हैं उसके लिए कितनी खुशी की बात है। हमारे तो माँ बाप ही नहीं है। हम बहुत लोग कम एज में मर जाते हैं जिनके माँ बाप मान लो 30 साल के हैं, 32 साल के, माँ बाप है ही नहीं। अब कोई अचीवमेंट पा रहे हैं, वो बेचारे कहां शेयर करें, तो थोड़े आपस में रह जाते हैं ऐसे। तो जो मान लो बहुत सारे लेक्चरर्स हमारे पढ़ रहे हैं, इनके माँ बाप है ना, तो इनके पास माँ बाप नहीं की तुलना में, अब माँ बाप है तो आप इवेलुएट करते हैं कि आपके पास माँ बाप है? माँ बाप है कभी आपने इवेलुएट ही नहीं करते, क्योंकि माँ बाप हैं। जिनके नहीं उनसे पूछो ना। जैसे कहा जो निसंतान है वो तो 10 मंदिर घूम रहे हैं, और जिनके पास 3 बच्चे घूम रहे हैं उनकी हम वैल्यू नहीं करते। उठा के डंडा, कहां चल बैठ, यहां चल वहां चल।
हम कभी पीछे की चीज को, हमें लगता है जो हमारे पास है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि जब आप इसको नहीं पाए थे तो वहां से जहां से पाने का प्रयास किए थे वो आपके लिए बड़ा था, बड़ा कोशिश किए तब मिला था। ये लेक्चरर की नौकरी भी बड़ी कोशिश के बाद मिली होगी, ऐसे नहीं कि प्लेट में सजा के दे दिया गया था। तो हम जब पीछे से इवेलुएट करना शुरू करेंगे ना तो हमें जिंदगी का रंज नहीं रहता है। हम पीछे से इवेलुएट करते हैं, हम पीछे से इवेलुएट करते हैं कि सड़क छाप आदमी थे, टाई कोट लगा के पढ़ाते हैं। और देखिए एक चीज हमेशा समझ लीजिए, पैरासूट लाइफ में, पैरासूट अचीवमेंट सबकी जिंदगी में नहीं होता। मुझे यहां से कोई उठा के ले जाए और कहे कि आप सूचना आयुक्त हैं, आप कमीशन के मेंबर हैं, ये हमारी जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो हम इसमें हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्यों दुखी हूं? जब हम चाहेंगे तब तो दुखी होंगे ना नहीं मिलने पे। पैरासूट हमारी जिंदगी में नहीं होता है। देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु के हत्या के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, दैट इज ए पैरासूट प्राइम मिनिस्टर। हवाई जहाज चला रहे थे, नीचे उतार के बोले चलो शपथ लो। लेकिन दौर के हिसाब से राहुल गांधी के लिए पैरासूट कल्चर नहीं था। उसको वही संघर्ष करना पड़ रहा है जैसे एक गांव का कोई एक इनिशियल कोई नेता, बस उसके साथ ये है कि उसके पुरखे जो है थोड़ा नेतृत्व में थे तो उसके परिचय से मोहताज नहीं है, लेकिन संघर्ष उतना ही करता है वो। एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत चर्चित हो जाए, उठा के आपने, अबे जैसे बहुत सारे नेता कांग्रेस के बीजेपी में गए, उनको टिकट दे दिए, जीत गए, मिनिस्टर बन गए, इतनी बड़ी सुविधा कहां मिलेगी? और उनके कार्यकर्ता बल्ली और बांस अभी भी उठा रहे हैं। ये होता है किस्मत, समझ रहा ना? इसको बोलते हैं किस्मत। बाकी तो 4 लोगों की किस्मत होती है, बाकी तो सब बदकिस्मत बेचारे अपनी किस्मत बनाने की फिराक में संघर्ष करते हैं। और लाइफ का असल मंत्र ही है, अगला कदम द्वंद्व नहीं संघर्ष है। और संघर्ष के लिए हमेशा अपने हिस्से का सवाल जिंदा रखिए, वरना लोग संघर्ष भी नहीं कर देंगे। हम कहते हैं ना अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर है, नहीं, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर नहीं है। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का अवसर मिला। बहुत सारे क्रिकेटर गए थे ना वर्ल्ड कप खेलने, वो स्टैंड पे ही बैठे रह गए, प्लेइंग 11 में ही नहीं थे, वो 15 में थे। जिनको अवसर मिला उन्होंने जौहर दिखाया, जो स्टैंड पे बैठे रहे वो सिर्फ ताली पीटते रहे। अवसर मिलने को आप अचीवमेंट मानिएगा, योग्यता को नहीं। बहुत काबिल लोग इसी सड़क पे धूल फांक रहे हैं। अवसर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सरकारों से हमेशा क्वेश्चन करता हूं कि आप काबिल कौन है ये आप तय मत कीजिए, आप सिर्फ अवसर दीजिए। ये मेरा क्वेश्चन रहता है। आप वैकेंसी निकालिए, कौन डिप्टी कलेक्टर बनेगा देखा जाएगा, नहीं आप वैकेंसी ही ना निकालें, ये नहीं चलेगा। प्रिंसिपल का वैकेंसी आया ना, कौन बनेगा ये आप छोड़ दीजिए, बट आप ये अवसर ही ना दें, ये गलत है। समझ गए ना बात, क्या कहां पे क्या है, ये है।